गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का छठा अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय देख रहे हैं और विस्तृत रीत्या ये अध्याय में विविध विभिन्न 7 वर्गों का मार्गदर्शन हमें वाग्भटाचार्य जी बहुत अच्छी पद्धति से कर रहे हैं और उसमें हम आज का ये 5वां व्याख्यान इस अध्याय के विषय में देख रहे हैं और उसमें हम फल वर्ग सबसे पहले देखेंगे। तो फल वर्ग यानी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। तो फल जो है अपने आहारीय द्रव्यों का एक अविभाज्य या अविभिन्न अंग है और इसलिए प्रशस्त फल कौन से हैं, अप्रशस्त फल कौन से हैं, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, उसमें क्या हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए खाते वक्त, या कौन से फलों का परिणाम जो है बहुत ही अशुभ होता है। इस प्रकार से इस विषय को वर्णन बहुत अच्छी पद्धति से वाग्भटाचार्य जी करते हैं। तो सबसे पहले फल वर्ग में जो आता है वह द्रव्य आता है द्राक्षा। तो द्राक्षा फलोत्तमा वर्षा चक्षुषा सृष्ट मूत्र, इस पद्धति से उसके गुणधर्म बताते हैं। तो द्राक्षा शब्द से आपने क्या लेना है, तो ब्लैक रेजिन्स जिसे कहते हैं, या हम काले मनुका मराठी में कहते हैं, या इसे दाख भी हिंदी में है। तो इस द्रव्य का ग्रहण करना है हमने द्राक्षा शब्द से। तो उसके गुणधर्म फलोत्तमा यानी सब फलों में वह श्रेष्ठ बताया है। वृक्ष यानी शुक्र धातु वर्धक, चक्षुष यानी नेत्र के लिए हितकर, मूत्र प्रवृत्ति एवं पुरीश प्रवृत्ति यानी स्थूल मल है या फिर मूत्र मल है, इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रवृत्ति करने वाला यह फल है। स्वादुपाक रसा यानी उसका मधुर रस है और विपाक भी मधुर है। स्निग्ध गुणधर्म है और मधुर रस होते हुए किंचित कषाय भी उसका रस है। शीत गुणधर्म वाला है, पचने में गुरु यानी थोड़ा सा पचने में हेवी है। और आगे दोषों पे और रोगग्नता के ऊपर परिणाम बताते हैं वाग्भटाचार्य जी। निहंती अनिल पित्तास्त्र यानी अनिल यानी वात विकार, पित्त विकार, अस्त्र यानी रक्त विकार, इस प्रकार से जो उनका दोषों पे प्रभाव बताया है या परिणाम बताया है। तिक्तास्यत्व यानी हमारे मुंह में जो कड़वी टेस्ट होती है उस विकार को निर्हरण करने में द्राक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद बताया है मदात्यय। तो मदात्यय तृष्णा यानी अत्यधिक प्यास, कास यानी कफिंग, श्रमश्वास, स्वरभेद यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्षत और क्षय यानी रिलेटेड विद द लंग्स कोई भी बीमारी है, और ट्यूबरकुलोसिस विशेषता, इन व्याधियों में इसका उपयोग बहुत ही फायदेमंद बताया है। तो ऐसा यह द्रव्य है द्राक्षा और यह सब द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, चलिए आगे की द्रव्य की तरफ जाते हैं। आगे का द्रव्य है दाढ़ी। वह भी सभी इसमें फलों में उसका दूसरा स्थान यहाँ पे आते ही हम समझ सकते हैं कि उसका भी स्थान जो है वह महत्वपूर्ण है। और दाड़िम का एक विशेषता है अम्ल रसात्मक होते हुए भी वह जो है वह प्रशस्त फल है, ऐसा वाग्भटाचार्य जी बताते हैं। तो देखिए स्वाद भेद से दाड़िम जो है वो 2 प्रकार का बताते हैं। अगर इन गुणधर्मों की और आप दृष्टिगोचर करें तो उद्रिक्त पित्ता जयति त्रिंदोषान स्वादु दाड़िमम। तो इस पद्धति से विशेषतः वह मधुर और अम्ल इन 2 रसों का बताया है। मधुर दाड़िम के जो गुण है, तो जिसे हिंदी में अनार भी कहते हैं, वह पित्त प्रधान तीनों दोषों को शांत करता है। और खट्टा दाड़िम जो है यह खट्टा होने पर भी पित्त दोष को प्रकोपित नहीं करता है और न अधिक उष्ण भी यह होता है, यानी अत्यधिक उष्ण वह नहीं होता। और फिर वात और कफ दोष का यह दूसरा अम्ल दाड़िम प्रकार जो है वह शमन करने वाला है। ठीक है, और ये दोनों ही प्रकार जो है ऑल वैरायटीज ऑफ पोमोग्रेनेट, those all both varieties means are useful in specially heart diseases, that is रुत विकारों में शीघ्र पचन होने वाला यह है, स्निग्ध गुण धर्मात्मक है और ग्राही यानी मल को बांधने वाला है, रुचि प्रदान करने वाला है और जाठर अग्नि को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो दाड़िम जो है वह विशेषता है
रक्तवर्धक भी बताया जाता है अन्य गुणधर्मों की तरफ आप इसके देखें तो। और इसीलिए दाड़िमावलेह या दाड़िम जूस जो है, पोमोग्रेनेट जूस, यह रक्ताल्पता में प्रिस्क्राइब भी बहुत सारे फिजिशियंस करते हैं। उसके बाद में एक यह आपने चित्र सभी जानते हो दाड़िम का, इसलिए मैंने उसको ज्यादा देर तक नहीं आपके सामने रखा। आगे बहुत सारे फलों की इकट्ठा एक तालिका वाग्भटाचार्य जी देते हैं और उनके गुणधर्मों का भी वर्णन करते हैं। तो ये जो तालिका है वह है, देखिए, आम्र, यहाँ से शुरुआत होती है, सॉरी, मोच, खरजूर, पनस, नारिकेल, परूषक, आम्रत, सॉरी आम्रात, ताल, काश्मरीय, इस पद्धति से। तो एक एक द्रव्य को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मोच। मोच यानी केले का फल। उसके बाद में है खरजूर, आप सभी जानते हो, जिसे खजूर या छुआरा कहते हैं, डेट अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो उसके बाद में है पनस यानी कटहल, या फिर मराठी में हम उसको फनस कहते हैं। उसके बाद नारियल, ये आप सभी जानते हो इन द्रव्यों को, नारियल। उसके बाद में है परूषक यानी फालसा जिसे कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आम्रात यानी आमड़ा। तो ये द्रव्य जो है ये थोड़ा सा मुझे ढूंढने में उसको कठिनाई भी हुई। आम्रात फल जो है तो इस पद्धति से ये दिखता है, और इसका ओरिजिनल जो नाम है उसको आपको बताने के लिए यहाँ पे देखिए, स्पॉन्डियस मैग्निफेरा। तो ये द्रव्य जो है ये आम्रातक कहलाता है। उसके बाद में है ताल फल। तो ताल फल आप सभी जानते हो, जिसे ताड़फल भी मराठी में कहते हैं। उसके बाद काश्मरी, नेक्स्ट जो है वह है काश्मरी, यानी दशमूल में जो गंभारी मराठी में कहते हैं, या काश्मरी जो द्रव्य आता है उसके फल, ठीक है। तो शायद ही हमने कभी सेवन करे होंगे, लेकिन इनके गुणधर्म जो है वो बहुत अच्छे हैं। और यही लिस्ट में आगे बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ तक काश्मीरी तक हम आए हैं। राजादन उसके बाद में आता है। तो ये फल होता है राजादन। तो राजादन का चित्र मैं आपको दिखा दूं तो देखिए, यानी इसे खिरनी हिंदी में कहते हैं। उसके बाद आता है, यहाँ पे शब्द जो है मधुक, ऐसा शब्द है। तो मधुक यानी क्या है, मोह पुष्प। तो हरे जो मोह पुष्प होते हैं ये आपके सामने है, इस प्रकार से वो दिखते हैं। और सूखने के बाद या मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं और जिनको एक मध्य प्रकार का उससे भी निर्माण किया जाता है, एक प्रकार का मध्य, उसे मोह पुष्प कहते हैं या महुए का फूल कहते हैं, ठीक है। तो ये इजीली अवेलेबल है, इसके भी आप फल वर्ग में इसका तालिका में उल्लेख आया है। तो ये हरे भी देखे हमने। उसके बाद द्रव्य आता है, वह है आपके सामने सव्वीर, यानी बड़ा बेर। जो आकार में बड़ा होता है उसको सव्वीर कहते हैं, बड़े बेर का फेर। उसके बाद में रेगुलर जो बेर है अपना, तो उसको मैंने चाहे चित्र में नहीं लिया है क्योंकि आप जानते हो। उसके बाद फल आता है अंकोल। तो अंकोल जो है एलेंजियम साल्विफोलियम, ये आपके सामने है। तो यह भी हमारे लिस्ट में है वाग्भटाचार्य जी के। उसके बाद ये कॉमन है, आप जिसे ये बेर वापिस आ गया जो रेगुलर बेर है, तो थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, आगे पीछे है। तो उसके बाद में अंकुल, अंकुल के बाद में ये आया फल्गु। फल्गु यानी फिग, या जिसे हम मराठी में अंजीर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है श्लेष्मांतक। श्लेष्मांतक क्या है, जिसे हिंदी में लिसोड़ा कहते हैं, मराठी में हम उसे भोकरा, भोकर, भोकर वनस्पतीचे फळ म्हणतो। ये चिकट असते, ये बहुत ही स्टिक्की ऐसा होता है, और पक जाने के बाद इसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। खास करके जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं, देखिए लिसोड़ा जो है, लिसोड़ा या श्लेष्मांतक जिसे कहते हैं, इसका उपयोग जो अस्थमा का या तमक श्वास का पेशेंट होता है उसके बहुत अच्छे से बहुत सारे ग्रंथकारों ने बताया है। तो ये हो गया आपके सामने श्लेष्मांतक या लिसोड़ा। इसके बाद में फल आता है, वह है वाताम। वाताम यानी बादाम, ठीक है।
तो ये हरा बादाम आपके सामने है, और फिर ड्राई तो आप जानते ही। इसके बाद का फल बताया है अखरोट। तो ये अखरोट नहीं है, ये अखरोट आपको सामने दिखा दूं, ये है अखरोट। ये अखरोट के ये हो गए थोड़ा क्रम, हाँ ये हो गया अखरोट। तो अखरोट जो है इस पद्धति से दिखते हैं। एप्रिकॉट आप जानते हो इसको अच्छे से, ये विशेषता बुद्धिवर्धक, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल काइगायराइज इसका ब्रेन के दिखता है। ये देखिए ये मज्जा है, और इसका ये कठिन कवच निकलने के बाद इस प्रकार की गिरी या मज्जा उसकी दिखाई देती है। तो ये खाने के उपयुक्त है, और ड्राई फ्रूट्स में भी इसका हम प्रचार बहुत देखते हैं। उसके बाद में है मुकुलक। तो मुकुलक क्या है? तो मुकुलक है पिस्ता। ठीक है, तो ये मुकुलक आपके सामने है। ये मुकुलक झाड़ के ऊपर या फ्रेश जो जैसे लटके हुए होते हैं पेड़ पे, वो आपको दिखाए है, और उसकी मज्जा जो है जो खाने के लिए उपयोग हम करते हैं, तो ये इस पद्धति से वो मुकुलक या पिस्ता की एक वैरायटी हम कह सकते हैं। उसके बाद में आता है निकोचक। तो निकोचक जो है इसको मैं आपको दिखा दूं, जिसे चिलगोजा भी कहा जाता है। तो ये एक ही चित्र में ये सारी उसकी स्थितियां मुझे मिली, तो आपको एक बार समझा लूं। ये पेड़ है उसका, और पेड़ के ऊपर इस पद्धति के वो फल आते हैं, और फल में ये उसके कवच के साथ इस प्रकार के बीज दिखाई देते हैं, और वो उसको कवच निकाल दे तो फिर उसको इस पद्धति से वो दिखाई देते हैं। तो ये है चिलगोजा, या जिसे हिंदी में चीड़ का बीज भी कहते हैं। ओके, इसके बाद है, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, उरुमान यानी खुरमानी। तो ये खुरमानी जो है वो आपके सामने इस पद्धति से खुरमानी द्रव्य जो है ये है। तो खुरमानी को अगर हम और अच्छे से उसको देखें तो ये लिस्ट देखिए, यहाँ तक हम आए हैं उरुमान करके। ये है, और फिर ड्राई होने के बाद इस पद्धति से वो दिखता है। इसके बाद द्रव्य आता है वो है प्रियाल। प्रियाल यानी क्या है? ये आपके सामने जो अभी चित्र दिख रहे हैं, आप डिश देख रहे हैं, इसको हिंदी में हम चिरौंजी कहते हैं, मराठी मध्ये आपण याला चारोळी म्हणतो। तो इन सभी द्रव्यों के गुणधर्म इकट्ठा वाग्भटाचार्य बताते हैं। अगर आप श्लोक की तरफ जाइए, देखिए, दाह ब्रूहनम गुरु शीतलम, दाह क्षत क्षय हरम, रक्त पित्त प्रसादनम, स्वादुपाक रसम स्निग्धम, विष्ठम्भी कफ शुक्रकृत। तो ये सभी फल जो है वो बृहन यानी शरीर को बढ़ाने वाले हैं, गुरु यानी पचने में लिए उसको समय लगता है, शीत वीर्य के हैं, और विशेषतः रोगग्नता के बारे में बताते हैं। दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, क्षत खास करके लंग्स में होने वाले जो क्षत या जख्म आप कह सकते हो आसान भाषा में, अन्य स्थानों पे भी जो घाव होते हैं उनका यह हीलिंग करने वाला या शमन करने वाले ये सभी फल है। विशेषतः रक्त एवं पित्त को शुद्ध करते हैं, विपाक में मधुर है, अन्य गुणधर्मों में वह स्निग्ध है, विष्टम्भकारक यानी कॉन्स्टिपेटिव या मलावरोधक हम कह सकते हैं इसको, और फिर विशेषतः कफ को बढ़ाने वाले और शुक्र धातु को बढ़ाने वाले। ऐसे ये सभी मोच से लेके प्रियाल तक ये सभी फल बताए। ठीक है, अभी इनकी समरी या इनके एक एक के अलग से फिर से गुणधर्म वाग्भटाचार्य बताते हैं, जो उनको इंपॉर्टेंट लगे उनके वो डिटेल्स दिए हैं। फलम तु पित्तलम तालम सरम काश्मर्यजम हिमम, शक्रुन्मूत्र विबंधग्नम, केशम मेध्यम रसायनम। तो विशेषतः ताल फल आपको अगर याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार आपको ताल फल दिखा दूं। तो ये जो ताल फल है ये आपके सामने, तो इस ताल फल के वह गुणधर्म बताते हैं कि पित्त कारक है, सर यानी थोड़ा सा माइल्ड लैक्सेटिव या रेचक, सौम्य रेचक है। इसके बाद वह बताते हैं गंभारी फल के बारे में, ये जो आपके सामने है गंभारी फल। गंभारी फल के गुणधर्म बताते हैं शीत वीर्य, मलमूत्र की रुकावट दूर करने वाला,
विशेषतः बालों के लिए हितकारक और मेधा बढ़ाने वाला। मेधा यानी धारणा शक्ति, यानी आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंटैक्ट रखना, इसी को मेधा कहते हैं। वो बढ़ाने वाला गंभारी का फल होता है। और उसका एक विशेष गुणधर्म बताया है रसायनम, यानी सप्त धातुओं का प्राकृत पद्धति से पोषण करने वाला है। इसके बाद फल आता है बादाम। तो इसको आप सभी बादाम को तो जानते ही हो। यस, तो ये बादाम इत्यादि जो फल है उसके बारे में वो बताते हैं। उष्णवीर्य, कफ कारक, पित्त कारक, सर, वातनाशक द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ, स्निग्ध गुणधर्मात्मक होता है। ठीक है। इसमें जो यहाँ पे बादाम आदि ऐसे बता के उन्होंने ये गुणधर्म बताए हैं, देखिए वह बताते हैं वाताम आदि उष्ण वीर्यम तु कफ पित्त करम सरम परम वातहरम स्निग्धम अनुष्णम। तो प्रियाल जो द्रव्य है यानी चिरंजी, जो हमने लास्ट में सबसे देखा था, ये चिरंजी द्रव्य जो है यानी जिसे हम मराठी में चारोली कहते हैं, वह अनुष्ण होता है, यानी उसका उष्ण वीर्य नहीं है। तो ये अपवादात्मक अन्य जो वर्ग है उससे है। उसके आगे वह इस चिरंजीव के प्रियाल के ही, प्रियाल यानी प्रियाल मज्जा यानी चिरंजीव, ठीक है, मराठी में हम उसको क्या कहते हैं, चारोली। चारोली के गुणधर्म वो बताते हैं चिरंजीव के। चिरंजी जो है वह मधुर, रसात्मक, वीर्यवर्धक यानी शुक्रवर्धक, विशेषतः शुक्र धातु वर्धक है। पित्त और वात विकार में वह बहुत उपयुक्त है। उसके बाद बेर की मज्जा, कोल मज्जा ऐसे करके वो बताते हैं। बेर यानी आपको पता है जिसे हम मराठी में बोर कहते हैं। समझने के लिए मैं एक बार फिर चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये बेर है। तो बेर का जो ये ऊपर का स्वीट और सॉवर टेस्ट का छिलका होता है, उसके बाद अंदर कठिन उसका नट जैसा कठिन कवच होता है उस बीज को, उसको कोल कहते हैं। और कोल के अंदर जो गिरी होती है उसे मज्जा कहते हैं। तो कोल मज्जा का गुणधर्म बताते हैं, कोल मज्जा गुण ही तद्वत तृच्छर्दी कासजिच्च। तो कोल मज्जा कैसी है, वह इज सिमिलर। तो सिमिलर किससे है, प्रियाल से, यानी चिरंजी जो है उसकी मज्जा यानी गिरी, उसके समान ही कोल मज्जा के यानी बेर के मज्जा के गुणधर्म रहते हैं। और वह विशेषता उसके गुणधर्म बताते हैं, तृष्णा शामक वह है, छर्दी यानी वॉमिटिंग और कफिंग, इन विकारों में वह ज्यादा उपयुक्त है। उसके बाद बिल्व फल या जिसे मराठी में हम बेलफल कहते हैं, उसके गुणधर्म बताते हैं। देखिए, पक्वम सुदर्जरम बिल्वम दोषलम पूति मारुतम दीपनम कफवातघ्नम बालम ग्राह्यम ग्राह्यम आमयम च तत्। ठीक है। तो बाल, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बालम ग्राह्य उभयम च तत्। ठीक है। तो उभय जो है यानी पक्व भी और अपक्व भी, दोनों बेल के प्रकार जो है वो ग्राह्य है, उभयम यानी दोनों। तो उनके गुणधर्म मात्र अलग अलग है। पका हुआ जो बेल का फल है वह पचने के लिए बहुत कठिन होता है यानी समय लेता है, वह दोष वर्धक है। लेकिन इसका अगर आप सेवन करें तो अपान वायु जो है वह विकृत हो जाती है। दोषलम यानी दोष बढ़ाने वाला है पक्व। इसीलिए यानी कच्चा बेल जो है, बेल का फल, वही ग्राह्य है ज्यादा। वह अग्नि प्रदीप्त करने वाला है और कफ वात इन दोषों का वह नाश करता है। ठीक है। और ग्राह्यम शब्द का मैंने अभी अर्थ आपको दोनों ग्रहण करने वाला ऐसे बताया। तो ग्राही यहाँ पे विशेषता अर्थ यह है कि वह ग्राही यानी कॉन्स्टिपेशन यानी मल को बांधने वाला, इस अर्थ से ले आप उसको। तो उस विकार में विशेषता है यह ज्यादा उपयुक्त है। तो आप समझ सकते हो, यानी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या प्रवाहिका जैसे विकार है उसमें ज्यादा उपयुक्त है। इसका चित्र मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि हम सभी भारतवर्ष में जानते हैं बेल। आगे है कपित्थ या कैंथ जिसे हिंदी में कहते हैं।
तो कैद का कच्चा फल जो है कफित्थम आमम, तो कफित्थ आम कफित्थ जो है यानी कच्चा कवठ मराठी में हम जिसे कहते हैं, वह कैसे होता है? तो वह स्वर के लिए या कंठ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, दोषकारक यानी दोषों को बढ़ाने वाला है। और यही कपित्थ अगर पक्व हो जाए, पक्वम, तो पक्व होने के बाद वह हिदमा, वमथु इन व्याधि में उपयुक्त है। हिदमा यानी बार बार हिचकी आना, हिक्कफ अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर वमथु यानी वमन, छर्दी, बार बार जिसे वॉमिटिंग हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में ये पका हुआ कपित्थ का फल जो है, जिसे मराठी में हम कवट कहते हैं, वो ज्यादा उपयुक्त है। तो इन दोनों ही प्रकार यानी पका हुआ हो या आम हो, ये दोनों ही कैथ जो है वो ग्राही है यानी मल को बांधने वाले हैं और विष विकार में उपयुक्त है। उसके बाद आते हैं जामुन के फल। तो जाम्भवम गुरु विष्टम्बी शीतलम भृषवातलम संग्राही मूत्र शकृत पुरः कंठ्यम कफ पित्तचित। तो जामुन का मराठी में हम उसको क्या कहते हैं? जाम्बुड़। तो जामुन फ्रूट जो है वह किस गुणधर्म का होता है? तो गुरु होता है, विष्टम्भी यानी कॉन्स्टिपेटिव है, शीत वीर्य वाला है, वात विकार को बढ़ाने वाला है क्योंकि कषाय रस प्रधान रहता है इसमें, मलमूत्र को रोकने वाला है, स्वर यंत्र के लिए अहितकर है, और कफ और पित्त विकार में वह ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। तो इसके बाद फल जो आता है जो हम सभी को प्रिय है वह है आम। लेकिन आम जो है वो दो प्रकार का यहाँ वर्णन आता है, एक पका हुआ और एक कच्चा। तो आम का वर्णन देखिए, वात पित्तास्त्रकृत बालम, तो यहाँ से ये श्लोक शुरू होता है, जिसमें अभी गुठली नहीं पड़ी है ऐसा जो बाल आम होता है यानी छोटा, जिसे हम मराठी में कैरी कहते हैं, और उसमें भी गुठली बिल्कुल नहीं है, ऐसा आम जो है वह वात कारक, पित्त कारक, रक्त धातु को दूषित करने वाला है। यानी जिसमें गुठली नहीं है ऐसे कच्चे आम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुठली उसमें आ जाए, पड़ जाए, यानी कुछ वो बड़ा हो जाए, पक्व हो जाए, थोड़ा सा कच्चा ही है लेकिन आकार में बड़ा है, मैच्योर हो गया है थोड़ा, तो फिर वह कफ कारक और पित्त कारक होता है। ठीक है। तो निश्चित ही कफ कारक और पित्त कारक है यानी वात दोषों का शमन करने वाला है क्योंकि उसका अम्ल रस होता है। आगे है पका हुआ आम जो है वह क्या बताते हैं? पाक में गुरु यानी पचने के लिए थोड़ा कठिन है, वातनाशक है, स्वाद में मधुर है। फिर पका हुआ खट्टा आम कफ कारक तथा शुक्रवर्धक है, यानी ये बीच की स्थिति है, पक्व है लेकिन उसकी टेस्ट जो है वो प्रधान मधुर न होते हुए अम्ल अगर है तो वह कफ कारक और शुक्रवर्धक ऐसा आम होता है। तो इस पद्धति से गुठली जिसमें नहीं आई है ऐसा बाल आम, ऐसा उसको शब्द प्रयोग आया है। फिर जिसमें गुठली है ऐसा कच्चा आम, और फिर तीसरा पक्वा आम जो मधुर रसात्मक है, और चौथा प्रकार बताया है कि पक्वा आम जिसका अम्ल रस है। ठीक है। तो इस चार प्रकार से आम के जो गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न बताए। आगे है वृक्षाम्ल। तो वृक्षाम्ल का मैंने शायद आपके सामने, वृक्षाम्ल शब्द से आपको ध्यान में नहीं आएगा इसलिए मैंने चित्र लिया है उसका, ऐसा मुझे याद है कल जब मैं संग्रह कर रहा था। वृक्षाम्ल का चित्र मैंने शायद इसमें नहीं है। तो वृक्षाम्ल से हमने कोकम लेना चाहिए, हाँ यही है, सॉरी, ये जो पहला लिया था वही है कोकम। तो मैं भी उसको 2-4 बार ही देखा हूँ कोंकण एरिया में, महाराष्ट्र के, ये बहुत वहां पाए जाते हैं। इसे विषाम्बिल या कोकम भी कहते हैं। यह फल ग्राही, रुक्ष, उष्ण वीर्य वाला, वात दोष नाशक और कफ दोष नाशक है और पचने में बहुत ही हल्का होता है। तो कैनेरा और कोंकण महाराष्ट्र का, यहाँ पे दक्षिणी प्रांतों में विशेषता महाराष्ट्र के बहुत यहाँ इसकी उपज मिलती है, और इसके जो बीज है उसको निकालकर सुखाए गए जो फल होते हैं, ठीक है, यानी छिलका विशेषता फल का, उसको अमसुल या कोकम कहते हैं, और बीजों से तेल निकाला जाता है। और यह तेल जो है वह ठंड अगर सीजन है तो वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उसको कोकम का घी या तेल भी कहते हैं, और उसमें बहुत अच्छी स्तंभन और व्रणारोपक प्रॉपर्टी होती है।
और इसका तेल जो है उसको मोम के साथ मिला के कोकम का तेल करके मिलता है आपको, यानी साबुन जैसा उसका गट्ठा मिलता है, और उसका उपयोग जो है विशेषतः एड़ियों में जो दरारें आती है उसको हील करने में बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो कोकम जो है ये स्वाद बढ़ाने वाला है। और अम्ल रस अगर आपको चाहिए तो आप इसको अच्छे से, और ये बहुत हितकर भी है, पाचक है, तो इसको उपयोग किया जाता है विशेषतः खाना बनाने में। या इसका शरबत भी जो है वो पित्त शामक और दाह कमवाना करने वाला होने की वजह से बहुत प्रचलित है कोकम का शरबत। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो इसको आगे का फल है शमी का फल। तो मैंने भी इस विषय में शमी के वृक्ष को 2-3 बार देखा है, और इसमें बहुत ऐसी छोटी छोटी ऐसे, जिसे हम शेंग भी नहीं कह सकते या फली भी नहीं सकते, इस आकार का इसका फल होता है। और इसमें विशेषतः गुणधर्मों में इसको गुरु, उष्णवीर्य और केशनाशक तथा रूक्ष बताया। ठीक है, तो ये उसके गुणधर्म है। तो शमी वृक्ष को हिंदी में छोकर कहते हैं। और शमी का वृक्ष विशेषतः जो मरु प्रदेश है महाराष्ट्र भारत में, राजस्थान जैसे, वहां पे इसको बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना है। और इसके आगे जो पीलू नामक वृक्ष आता है वह तो बिल्कुल ही कल्प वृक्ष जैसा ही माना जाता है। ये शमी का ही आप सामने फल देख रहे हो। फिर से एक बार, शमी, उसके पुष्प और फल इकट्ठा, ये पुष्प है और ये फल है। इसके आगे जाते हैं, ये है पीलू। तो पीलू जो है ये बहुत प्रसिद्ध और बिल्कुल मरु प्रदेश में जैसे अमृत समान ये फल माना जाता है। राजस्थान में काफी प्रचलित है। इसके गुणधर्म बताए हैं, पित्तकारक, कफ वातनाशक, मल भेदक, यानी कभी कभी इससे लूज मोशंस भी होते हैं। प्लीहा रोग व्याधियों के विशेष में जाने तो प्लीहा व्याधि, बवासीर, कृमि, गुल्म, इन व्याधियों में एक विशेष उपयुक्त रहता है। कुछ जो पीलू के फल है वो मधुर रसात्मक रहते हैं, अधिक उष्ण नहीं होते, और इसलिए उसको त्रिदोष नाशक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये पीलू है, और विशेषतः राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। इसके सिवा बिहार, दक्षिण प्रदेश भारत का, कर्नाटक या फिर बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान में जो भाग है, ऐसे सूखे स्थानों में विशेषता ये पाए जाते हैं। इसमें छोटा और बड़ा आकार में ये दो प्रकार मिलते हैं। इसके बाद आता है, वह है मातुलुंग या बिजोरा नींबू। तो बिजोरा नींबू मैं आपको दिखा दूं, ये है। तो ये है बिजोरा नींबू। तो यह त्वक तिक्त कटुका, यानी इसका जो है रस पहले तिक्त और कटु बताया है। स्निग्ध गुणधर्म का होता है, वातनाशक है, और इसकी गुदा जो है वह बृहन यानी सप्त धातुओं का पोषण करने वाली, मधुर रसात्मक, वात पित्त दोष नाशक, और गुरु यानी पचने में थोड़ा सा टाइम लेने वाला ऐसा यह फल है। इसकी गिरी विशेषता है। बिजोरा नींबू जो है उसका अन्य जो केसर वगैरह पार्ट है उसके भी गुणधर्म अलग से आयुर्वेद में बताए हैं। वाग्भटाचार्य लिखते हैं, बिजोरा नींबू का जो केसर है वह लघु, कास, श्वास, हिक्का, मदात्य, मुखशोष, वात रोग, कफ रोग, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन, वमन, अरोचक, गुल्म रोग, उदर यानी असाइटिस, फिर बवासीर, शूल यानी वेदना, मंदाग्नि यानी भूख कम लगना, इन विकारों में विशेषतः ये बिजोरा नींबू उपयुक्त सिद्ध होता है, ऐसा वाग्भटाचार्य जी हमें बताते हैं। उसके बाद में जो फल आता है वह है भल्लातक। वह भल्लातक फल के बारे में गुणधर्म ये लिखते हैं, विशेषतः भल्लातकस्य त्वं मांसम बृहणम स्वादु शीतलम तद अस्थि अग्नि समम मेध्यम कफोहात हरम परम। तो हिंदी में इसे भिलावा हम कहते हैं, या मराठी में हम इसको बिब्बा कहते हैं। तो उसके गुणधर्म जो है
वो किस प्रकार से है देखिए भिलावे की। तो भिलावे का छिलका जो है वह विशेषतः उपयुक्त होता है, और उसका जो गिरी होती है यानी मज्जा भाग है वह बृहन बताया है, यानी शरीर का पोषण करने वाला। वह रस में मधुर तथा शीत वीर्य वाला होता है यानी गिरी। और भिलावे का छिलका जो है वह विशेषतः उसमें तेल एक विशेष पाया जाता है, और उसके उष्ण तीक्ष्ण ऐसे गुणधर्म होते हैं। तो आगे जाते हैं, भिलावे की जो गुठली होती है वह बिल्कुल ही अग्नि के समान तीक्ष्ण यानी दाहक होती है। उसके गुणधर्म बताए हैं बुद्धिवर्धक और अत्यंत कफवात नाशक है। तो भल्लातक रसायन जैसे रसायन कल्प भी चरकाचार्य हमें भल्लातक के दिखाया बताते हैं, यानी बहुत ही उपयुक्त है। नारसिंह रसायन जैसा रसायन भी है उसमें भी भल्लातक हमें दिखाई देता है, और बहुत सारे ऐसे घृत भी सिद्ध बताए। तो भल्लातक की रसायन प्रॉपर्टी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसका उपयोग भी उसी पद्धति का होता है। लेकिन ये पित्त प्रकृति में भल्लातक जो है उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्म वाला होने की वजह से इसको बहुत सावधानी लेते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए चिकित्सक ने। ठीक है। और हम व्यवहार में भी देखते हैं कि गर्भिणियों को या फिर सूतिकाओं को ये जो पोषक लड्डू बनाए जाते हैं उसमें भी भल्लातक की गिरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तो होता है। उसके बाद द्रव्य फल आता है पारेवत। तो पारेवत के गुणधर्म बताते हैं, स्वादु अम्लम शीतम उष्णम च द्विधा पालेवतम गुरु रुचि रुचम अति अग्नि शमनम। तो पारेवत जो है मधुर और अम्ल इस दो प्रकार का मिलता है। मीठा वाला जो होता है वह शीत वीर्य वाला होता है, और अम्ल रस का जो है वो उष्ण वीर्य वाला होता है। दोनों के इकट्ठा गुणधर्म फिर बताते हैं, गुरु रुचिकारक और अत्यग्नि का शमन करने वाला ऐसा पारेवत द्रव्य रहता है। अत्यग्नि यानी जिसमें कितना भी रुग्ण खाए उसको भूख उसकी शमन होती ही नहीं, तो उसको कहा है विशेषतः भस्मक व्याधि चरकाचार्य उसका नामकरण करते हैं। तो ये आपके सामने जो मैं अभी द्रव्य बोल रहा हूँ वो नहीं है, वो आगे के द्रव्य के लिए मैंने सिर्फ उसको लाया था। तो ये द्रव्य मैंने पारेवत नामक द्रव्य जो है उसको आसाम प्रांत में बताया जाता है। चक्रपाणी दत्त ऐसा लिखते हैं चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में। पारावत पारेवत ऐसे न कहते हुए पालेवत ऐसा शब्द प्रयोग, पालेवत शब्द प्रयोग करते हैं वाग्भटाचार्य, और पारावत शब्द प्रयोग करते हैं चरकाचार्य चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में। और वह बताते हैं कि आसाम इत्यादि देशों में ये पाया जाता है। हालांकि यह चक्रपाणी दत्त की उसके ऊपर टीका में लिखा गया है। तो मैंने ये द्रव्य नहीं देखा है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आगे है आरुक फल। वह है रुचम मधुरम आरुकम पक्वम आशु जराम याति नाति उष्ण गुरु दोषलम। तो आरुक जो है जिसे आड़ू भी कहते हैं, आड़ू का फल रुचिकारक मधुर रसात्मक होता है, और पका हुआ जो है वह बिल्कुल ही शीघ्रता से पचता है। वह न अधिक गर्म होता है यानी अनुष्ण है, और दोषकारक भी वह बताया है। उसके आगे है द्राक्षा पुरुषकम च आर्द्रम अम्लम, यानी वहां पे द्राक्षा यानी ड्राई रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स जिसे हम मनुखा या दाख कहते हैं, परूषक और करमर्द यानी मराठी में करवंद कहते हैं हम उसको। और यहाँ पे वो बताते हैं मनुक्का, परूषक यानी फालसा, इनके कच्चे फल जो है वह स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं और पित्त और कफ वर्धक होते हैं। उसके बाद में करमर्दक द्रव्य बताया है। करमर्दक का ये चित्र आपके सामने है, इसे मराठी में हम करवंद कहते हैं। तो करौंदा हिंदी में कहते हैं। वह पचन के लिए गुरु, उष्ण वीर्य वाला, वात नाशक और सह ऐसे उसके गुणधर्म बताए। ठीक है। तो उसके बाद में द्रव्य आता है, ये आपके सामने फिर इसके नाम मैं बताता हूँ, वो बाद में हम देखेंगे। बीच में कोल, करकंधु इत्यादि जो भिन्न भिन्न प्रकार है बचे हुए फल बताते हैं। वह कोल यानी बड़ा बेर, करकंधु यानी छोटा बेर, लकुच जो मैंने आपके सामने अभी ये फल दिखाया, ये लकुच का फल है। ये सबसे कनिष्ठ फल कहा है इसको।
ठीक है। तो ये धातुओं को दूषित करने वाला फल भी हमने उदाहरण के तौर पे पिछले व्याख्यान में देखा था, लेकिन वहां पे चित्र नहीं देखा था। ये है लकुच का फल। तो लकुच को हिंदी में बड़हल कहते हैं। आम्रा तक यानी आमड़ा गुणधर्मों के हम लिस्ट पे जाएंगे। फिर ये देखिए, कोल करकंधु लचुक लकुच आम्रात कारुकम, तो आम्रातक, उसके बाद ऐरावत, दंतशठ, तुद, मृगलिंडिक, ये जो मृगलिंडिक यानी बड़ा शहतूत, दंतशठ यानी जंबीरी नींबू, तूद यानी शहतूत, ये सभी फल जो है वो कच्ची दाख के समान रहते हैं। न अति पित्त करम पक्वम शुष्कम च करमर्दकम। तो ये सभी फल दाख, कच्ची दाख यानी क्या, ग्रेप्स, यानी जिसे हम अंगूर कहते हैं, काले अंगूर, उसके गुणधर्म वाले होते हैं। इसको आगा पर इनमें सूखा तथा पका हुआ करौंदा जो है वह अधिक पित्तकारक नहीं है, माने बाकी के जो है वो पित्तकारक है। आगे है दीपनम भेदनम शुष्कम अम्बलिका कोलयो फलम तृष्णाश्रम क्लमच्छेदी लघु इष्टम कफवातयो। तो इमली आप सभी जानते हो, उसको अम्बलिका कहते हैं संस्कृत में। वाग्भटाचार्य अम्बलिका और कोल यानी सूखे बेर, यानी इमली और सूखे बेर, इनके वह गुणधर्म बताते हैं। अग्नि को प्रदीप्त करने वाले, मलभेदक यानी वह लैक्सेटिव है, और ये दोनों ही प्यास, शारीरिक एवं मानसिक थकावट दूर करने वाले होते हैं। कफवात विकार में बहुत लाभदायक है और पाचन में लघु है। तो यह उसके गुणधर्म वाग्भटाचार्य बताते हैं। इसके आगे जो फल वर्ग के इकट्ठा गुणधर्म बताने के बाद सबसे आखिर में एक लाइन आती है और उसमें वह श्रेष्ठता कनिष्ठता बताते हैं, और वह है फलानाम अवरम तत्र लकुचम सर्वदोषकृत। तो दाख जो है या काले मनुका, ब्लैक ड्राई रेजिन्स, वो सबसे श्रेष्ठ तो उन्होंने पहले ही बता दिए। और अवर यानी कनिष्ठ फल सबसे कौन सा है, तो वह है लकुच, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये लकुच फल सबसे कनिष्ठ फलों में इसकी गणना की है। देखिए, इसका और एक चित्र मैंने आपको समझने के लिए लिया है। ठीक है। तो ये है बड़हर। तो ये अधम गुणों वाला, यानी वात इत्यादि जो त्रिदोष है इनको बढ़ाने वाला है। इसके बाद में जो द्रव्य आते हैं विशेषतः इन द्रव्यों में, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इन जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको, कॉमन टॉपिक को वो इकट्ठा बताते हैं इस श्लोक में। विशेषतः वर्ज्य जो फल इत्यादि है उनका, वह त्याज्य धन्य, त्याज्य शाक और त्याज्य फल, इनका इकट्ठा वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 140 से लेके 142 और 143 फर्स्ट लाइन। तो उसमें त्याज्य धान्य वह जो बताते हैं, तो त्याज्य धान्य, त्याज्य शाक और त्याज्य फल, इनका इकट्ठा वर्णन वह बताते हैं। विशेषतः हिम यानी बर्फ गिरने से, ओले पड़ने से, कड़ी धूप के लगने से, आग के झुलक जाने से, दूषित वायु के स्पर्श से, सांप इत्यादि जहरीले प्राणी के लार से लगे हुए कीड़े पड़ जाने से, जल में डूब जाने से, विपरीत यानी प्रतिकूल भूमि में, प्रतिकूल गुणों वाली भूमि में उत्पन्न होने से, विपरीत ऋतु में उत्पन्न होने से, विपरीत गुण वाले धान्य के साथ मिला देने से, शक्तिहीन हो जाने से, अधिक पुराने हो, तो फिर ये धान्य जो है वो अपने गुणों से रहित हो जाते हैं। यानी कौन सा धान्य इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके यहाँ पे कंडीशंस बता दी। ऐसे धान्यों का अगर आपने सेवन कर भी दे गलती से, तो ये आपके प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे धान्यों का सेवन न करें। इसी प्रकार शाक भी इसी पद्धति से, अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है, जैसे बर्फ गिरी है, ओले पड़े हैं, कड़ी धूप लगी गई है,
या फिर विषैले प्राणी की लार लगी है, इसका भी सेवन त्याज्य है। तथा इसी शाक से घी, तेल स्नेहों के बिना छोंक लगाए गए हैं और कोमल ना हो, यानी बहुत ही कठिन या शाक है, तो वो भी अखाद्य है। यानी शाक वर्गों का हमेशा स्नेह पदार्थों के साथ ही उसको छोंक लगाते हुए, जिसे मराठी में हम कहते हैं फोडणी देऊन तेला तुपाची, त्याचा उपयोग केला पाहिजे। या फिर ज्यादा पुरानी शाक है तो उसका इस्तेमाल हम ना करें। यानी कोमल होने चाहिए वो। जिन शाकों में यानी सब्जियों में स्वाभाविक रस गुण आदि उत्पत्ति न हो, जो शाक बिल्कुल सूख गए हैं, वो भी खाने के अयोग्य है। तो इस पद्धति से असंजात रसम तद्वत शुष्कम च अन्यत्र मूलकात्, तो सुखाए गए कंद शाक जो है जैसे मूली इत्यादि खाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो लीफी वेजिटेबल्स है ये नहीं खाने चाहिए। जैसा कि ये जो इसी अध्याय में 105वां जो श्लोक है उसको ये बताए है कि कंद शाक और शुष्क शाक क्यों नहीं खाने चाहिए। विशेषतः शुष्क शाकों का वहां पे वर्णन देखा है, वो दोषों को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए वहां उसका सेवन नहीं करना चाहिए। वहां पे चनक यानी जो अपना चना होता है, वो चने के जो लीव्स होते हैं उसका सुखा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा एक उदाहरण भी वहां पे उन्होंने दिया है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो इसी प्रकार से फल जो है वह भी खाने के योग्य नहीं होते, लेकिन सुखाया गया कच्चा बल का जो फल है वो खाया जा सकता है। अन्य बिल्व छोड़ के कोई भी कच्चा फल जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्णन आता है आगे वह बताते हैं अथ औषध वर्गा। तो इसके आगे जो है वो औषध वर्ग का शुरुआत होती है और इसको हम फिर विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका हम यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं, शंकाओं को लेंगे और फिर आगे के ही व्याख्यान में कंटिन्यूएशन में शंकाओं के बाद हम औषध वर्ग की तरफ जाएंगे। ठीक है।